नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के ऑनलाइन बैच में। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर 18 और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक 3 कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर। और यूजीसी नेट पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों ही कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब सुपर श्योर। तो यहाँ से एक या दो क्वेश्चन की श्योरिटी तो पक्की है लगभग। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से कर लेना मीन्स 100%। तो यहाँ पे हमने मैक्सिमम इसको कवर किया है। तो जितना भी मटेरियल आपके पास है इससे रिलेटेड, तो इसमें जितने ही पॉइंट हैं आप ऐड ऑन कर लेना, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं केन्जियन थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर से। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर सबसे पहले दिया था, दैट इज़ फर्स्ट डेवलप्ड बाय दैट इज़ F.A. काहन ने इन अर्ली 1930s। इन हिज आर्टिकल, अपने एक आर्टिकल में, द रिलेशन ऑफ होम इन्वेस्टमेंट टू अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमिक जर्नल ऑफ जून 1931। और इसको लेटर रीफाइंड किया केंज ने। और जो ओरिजिनल था इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, मतलब मल्टीप्लायर था जो ओरिजिनल R.F. काहन ने दिया था, वो दिया था, दैट इज़ R.A. काहन ने दिया था डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट मल्टीप्लायर विद रेफरेंस टू इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। तो काहन ने जो कॉन्सेप्ट दिया था वो था इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट से, मतलब एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर का। सो इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट एज अ रिजल्ट ऑफ इनिशियल इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो जो काहन का मल्टीप्लायर था वो था एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर। तो वो कहते हैं इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, चाहे वो डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो, रिजल्ट होता है ऑफ इनिशियल इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट का। एंड काहन मल्टीप्लायर इज ऑल्सो नॉन एज एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर। और फिर इसको रीडिफाइंड किया J.M. केंज ने, और केंज ने इसको एक अपनी तरीके से मॉडिफाइड किया और इसमें यूज़ कर दिया इनकम एंड इन्वेस्टमेंट, मतलब मेन चीज़ है इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा, हाउएवर propounded the concept of multiplier with reference to the increase in total income, direct as well as indirect as a result of original इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो जो भी इनकम में चेंज होता है वो चेंज होता है ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। और केंज टुक द आइडिया फ्रॉम द काहन एंड फॉर्मुलेटेड द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो काहन से ये आइडिया लिया था केंज ने और फॉर्मुलेट कर दिया एक इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। और मल्टीप्लायर का जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है वो MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पे, मतलब एक डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशन है MPC के साथ मल्टीप्लायर का। और नेक्स्ट वन अब टर्म्स करते हैं एक बार एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर। और जो केंज का इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर था वो हम करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। सो एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर में ये कॉन्सेप्ट दिया था R.F. काहन ने 1931 में। और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर इज द रेशियो बिटवीन टोटल इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट एंड प्राइमरी एम्प्लॉयमेंट। तो ये बात ध्यान में रखने वाली है, एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर क्या कह रहा है, दैट इज़ टोटल इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। जो K1 बता रहा है दैट इज़ एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर इज इक्वल टू चेंज इन N। जो चेंज इन N बताता है, ये बताता है दैट इज़ टोटल चेंज इन एम्प्लॉयमेंट या टोटल इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट एंड प्राइमरी एम्प्लॉयमेंट। तो प्राइमरी एम्प्लॉयमेंट है चेंज N1। तो प्राइमरी एम्प्लॉयमेंट मतलब जो भी नए एम्प्लॉयड, न्यू वर्कर एम्प्लॉयड पे लगाए गए हैं। सो ये तीन। और नेक्स्ट वन अब डिस्कस करते हैं केंजियन मल्टीप्लायर। सो केंजियन मल्टीप्लायर हम इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी और इनकम मल्टीप्लायर भी। और द एसेंस ऑफ मल्टीप्लायर इज दैट टोटल इंक्रीज इन इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट इज मैनीफोल्ड द ओरिजिनल इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। अब इसका मतलब क्या कह रहा है, इन्वेस्टमेंट के इंक्रीज होने से ये सब चीज़ें इंक्रीज होंगी, इनकम, आउटपुट या फिर एम्प्लॉयमेंट। तो एक केंजियन मल्टीप्लायर ये कहता है दैट इज़ इनकम इंक्रीज हो रही है ड्यू टू इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट अगर इंक्रीज होगा तो उसके साथ साथ इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे एक जो इसका एक फार्मूला है दैट इज़ इम्पोर्टेंट फार्मूला के जो शो करता है मल्टीप्लायर इज इक्वल टू चेंज इन Y अपॉन चेंज इन I। तो यहाँ पे चेंज इन इनकम और ये बता रहा है चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे ये रेशो ऐसे सॉल्व होगा, चेंज इन आई को डिस्कस करो पहले, चेंज इन इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट में चेंज होने से कितना चेंज इनकम में आता है।
मतलब ड्यू टू इन्वेस्टमेंट हाउ मच चेंज टेक प्लेस इन इनकम, मतलब कितने गुना चेंज आता है इनकम में इन्वेस्टमेंट के चेंज होने से। चलो एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। इफ़ एज द रिजल्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ 100 करोड़, 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ और नेशनल इनकम इंक्रीज होगी 300 करोड़, मतलब 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट से 300 करोड़ इनकम होगी, तो मल्टीप्लायर क्या होगा, इज इक्वल टू 3, मतलब इन्वेस्टमेंट से 3 गुना इनकम अर्न होगी है, सो मल्टीप्लायर इज 3। और मल्टीप्लायर का एक और एग्जाम्पल है यहाँ पे, या फिर एक फॉर्मूला है, के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एम पी सी। तो 1 माइनस एम पी सी को हम एम पी एस भी बोलते हैं, इसलिए ये फॉर्मूला ऐसे भी हो जाएगा, के इज इक्वल टू 1/MPS। सो जो वैल्यू ऑफ एम पी सी है ये डायरेक्टली रिलेट है, ये डायरेक्ट रिलेशन है इसका मल्टीप्लायर से। जितनी ज़्यादा एम पी सी होगी उतनी ही ज़्यादा मल्टीप्लायर की वैल्यू भी होगी। और जो एम पी एस है, तो एम पी एस का एक इन्वर्स रिलेशन है मल्टीप्लायर से, मतलब एम पी एस का मतलब हम सेव कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हैं पैसा। तो अगर इन्वेस्टमेंट जितना कम करेंगे तो मल्टीप्लायर भी उतना ही कम होगा। और दूसरी तरफ अगर कंजप्शन करेंगे मतलब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो मल्टीप्लायर ज़्यादा होगा। एंड व्हेन द मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंज्यूम इज 0.8, चलो एग्जांपल लिया है यहाँ पे एम पी सी 0.8 है, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। तो सबसे पहले ये फाइंड आउट कर लो कि एम पी एस कितना होगा। देखो आपकी 100% इनकम थी, 80% आपने कंज्यूम कर दी, तो बेसिकली बात है कितनी लेफ्ट रहेगी, 20% लेफ्ट रहेगी। तो 20% और इसका अगर हम मल्टीप्लायर में कन्वर्ट करें तो 1/0.2, सो यहाँ पे मल्टीप्लायर वुड बी 5। और सिमिलरली एक और एग्जांपल लेते हैं। अब एम पी सी 0.75 है, सो मतलब एम पी सी कम हुई है। अगर एम पी सी कम होगी तो इसका मतलब मल्टीप्लायर का मूल्य या वैल्यू भी वो भी कम होगी थोड़ी। तो यहाँ पे एम पी एस हो जाएगा 0.25, मतलब 75% आपने खर्च कर दिया इनकम का, तो 25% जो बचा आपने वो सेव कर दिया। और सिमिलरली 1/0.25 इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर या मल्टीप्लायर है 4। सो अब बात करते हैं इसके अजम्पशंस की। तो अजम्पशंस भी इसके डिपेंड है या फिर इंपॉर्टेंट अजम्पशंस हैं, तो क्योंकि कई बार अजम्पशंस में से भी क्वेश्चन आ जाता है, तो इसका कुछ भी पार्ट मिस नहीं होना चाहिए। सो अजम्पशंस इसकी, देयर इज चेंज इन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एंड इंड्यूस इन्वेस्टमेंट इज अब्सेंट। तो यहाँ पे चेंज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में होगा, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट इज अब्सेंट। तो इंड्यूस, क्योंकि जो ये प्रिंसिपल है मल्टीप्लायर का बेस्ड होता है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट पे। एंड द एम पी सी इज़ कॉन्स्टेंट, जो एम पी सी है वो कॉन्स्टेंट रहेगी। द कंजप्शन इज़ द फंक्शन ऑफ करेंट इनकम, तो केंज इस पे मेन फोकस करता है, जो करेंट कंजप्शन होता है वो फंक्शन होता है करेंट इनकम का। एंड देर इज़ नो लैग या नो टाइम लैग इन मल्टीप्लायर प्रोसेस। तो इसका मतलब क्या है, लैग का मतलब होता है पिछड़ा। अगर आप इन्वेस्टमेंट आज करोगे तो इसका इंस्टेंट इफेक्ट पड़ेगा आउटपुट पे, जो आउटपुट इंक्रीज़ हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है इन्वेस्टमेंट आपने आज किया और आपको जो उसका आउटपुट है वो साल 2 साल या कुछ साल बाद मिलेगा। तो यहाँ पे टाइम का लैग नहीं है, इन्वेस्टमेंट करने से इंस्टेंट आउटपुट या इंस्टेंट इनकम इंक्रीज होएगी। और देर इज़ नेट इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, जो नेट इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट हो रही है उसको हम चेंज इन के बोलते हैं। मतलब यहाँ पे जो कैपिटल स्टॉक है वो चेंज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है। सो देर इज़ एन इंडस्ट्रियलाइज इकोनॉमी इन विच मल्टीप्लायर प्रोसेस ऑपरेट, एक इंडस्ट्रियलाइज इकोनॉमी है। और देर इज़ नो चेंज इन प्राइजेस में कोई चेंज नहीं होंगे। और ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दिस प्रिंसिपल इज़ बेस्ड ऑन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। और इंड्यूस कंजप्शन इज़ नॉट ड्यू टू इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। अब जो इंड्यूस कंजप्शन है वो इंड्यूस नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ड्यू टू इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इंड्यूस इन्वेस्टमेंट भी इसमें नहीं है। एंड लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, तो केंज हमेशा इस पे फोकस करता है अंडर एम्प्लॉयमेंट पे। नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द इकोनॉमी, कोई लेजिस्लेचर की पॉलिसी है, कोई इंटरवेंशन नहीं है। कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट है वो कंटिन्यूअस है। एंड सरप्लस कैपेसिटी इन कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री जो कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री है मतलब यहाँ पे कैपेसिटी है प्रोडक्शन करने की, तो सरप्लस कैपेसिटी। अगर डिमांड इंक्रीज होती है फ्यूचर में तो
प्रोडक्शंस मतलब कैपेबल है कि अपनी कैपेसिटी बढ़ा सकती है। ओके, नेक्स्ट वन, इसका ये वाला डायग्राम या ये वाला टेबल जो है इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट है टेबल। तो टेबल से ही आपके 4 पॉइंट क्लियर हो जाएंगे यहीं पे। तो सबसे पहले आपने ये देखना है एमपीसी और एमपीएस। देखो सिंपल लैंग्वेज में एमपीसी है जो आपने खर्च कर दिया, कंज्यूम कर दिया, और एमपीएस है जो आपने सेव कर दिया। तो मान लो आपका 1 रुपये आपकी इनकम है, 1 रुपये मतलब 100%। तो उसमें से अगर आपने 0.5 आधा आपने कंज्यूम कर लिया, मतलब 50 पैसे कंज्यूम कर लिया और 50 पैसे सेव हो गए। तो यहाँ पे एमपीसी अगर 0 है मतलब आपने कंज्यूम कुछ भी नहीं किया, तो 1 रुपये आपका डायरेक्टली बच गया। तो यहाँ पे 1 रुपये आपने सेव कर लिया, तो इस सिचुएशन में जो मल्टीप्लायर है उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो मिनिमम वैल्यू मल्टीप्लायर की होगी 1। अब आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया। यहाँ पे एमपीसी जब 0 होता है तो जो एमपीएस है वो 1 होता है, और मल्टीप्लायर जो है वो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो मिनिमम वैल्यू पता लगी मल्टीप्लायर की 1। और उसके बाद आपका एक पॉइंट और क्लियर हो जाएगा, व्हेन एमपीसी इज़ 1। अब लास्ट पॉइंट पे जाते हैं, एमपीसी इज़ 1, और इस पॉइंट पे एमपीसी 1 है लास्ट पॉइंट पे। तो इस केस में मतलब यहाँ आपने 1 रुपया अर्न किया था वही सब कंज्यूम कर दिया आपने, आपके पास बचा कुछ भी नहीं, तो 0। तो इस केस में जो मल्टीप्लायर की वैल्यू है दैट वुड बी इन्फिनिटी। तो मल्टीप्लायर की वैल्यू होगी इन्फिनिटी। अब देखो आपके पास 4 क्वेश्चन, 4 टॉपिक आपने क्लियर कर लिए। क्या? एक तो ये एमपीसी वेरी करता है 0 से 1 तक, और एमपीएस भी वेरी करता है 0 से 1 तक। दूसरी बात आपने ये क्लियर यहाँ पे कर ली है कि मल्टीप्लायर की वैल्यू जो है वेरी करती है 1 से इन्फिनिटी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर वेरी करती है 1 टू इन्फिनिटी। चलिए नेक्स्ट वन, कंजप्शन मल्टीप्लायर। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जितने इकोनॉमिस्ट हैं थोड़ी बहुत एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए, एक यहाँ पे बनाया कंज्यूमर या फिर कंजप्शन मल्टीप्लायर। तो कंजप्शन मल्टीप्लायर यहाँ पे इन्होंने बनाया डॉक्टर PR ब्रह्मानंद एंड प्रोफेसर CN वकील। तो इन दोनों प्रोफेसरों ने मिला के बनाया एक कंजप्शन मल्टीप्लायर। तो अब इनका जो प्रिंसिपल है वो बेस्ड है नक्शे की थ्योरी से। अब आपकी यहाँ पे 2 चीज़ें और क्लियर होने वाली हैं। नक्शे का भी मॉडल यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आपका। सो जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पार्ट है, सो इट इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेविंग पोटेंशियल डेवलप्ड बाय प्रोफेसर R नक्शे इन हिज फेमस बुक कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़। अब आपके यहाँ 2 पॉइंट क्लियर हो गए। एक पॉइंट तो ये सेविंग पोटेंशियल किससे जुड़ा हुआ है? नक्शे। और दूसरा, नक्शे की बुक का क्या नाम था? कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़। दोस्तों एक बात और समझ लो कि आपने यहाँ पे रट्टा तो लगाना ही नहीं है, उन चीज़ों को प्लेजरफुली समझना है। रट्टा तब लगाया जाता है जब हमने थ्योरेटिकली लिखना हो कहीं पे, मतलब एग्ज़ाम में थ्योरी लिखनी हो। तो यहाँ पे हम प्लेजर के लिए बस माइंड में ये याद रखना है, सेविंग पोटेंशियल इससे जुड़ा हुआ है, और नक्शे की बुक है कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़। और अब ये बिलीव करता है, इट इज़ देयर बिलीफ इफ़ वी रियली वांट टू ब्रेक द विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। एक पॉइंट और क्लियर हो गया आपका कि विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी भी जुड़ा हुआ है नक्शे से। एंड अगर हमने जो एक गरीबी का दुष्चक्र है उसको तोड़ना है, देन एंड जनरेट द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इट एसेंशियल टू मेक यूज़ ऑफ सेविंग पोटेंशियल ऑफ द सब्सिस्टेंस एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर इन द इकोनॉमी। देखो सेविंग पोटेंशियल क्या होता है? जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है उसको बचाना। उसको बचाना मतलब उनको कहीं और पे काम लगाना, या फिर उन जो सेविंग पोटेंशियल जो एक डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट उसको कम करना। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट होता है मतलब छुपी बेरोजगारी। एक कोई पीस ऑफ लैंड है उसमें 5 वर्कर की ज़रूरत है, लेकिन एक्चुअल में वहाँ पे 8 वर्कर काम कर रहे होते हैं। तो जो वो 3 वर्कर हैं वो है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, और जो इंडिया में वो मेनली बहुत पाया जाता है। तो इस बार इनका ये कहना था विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी रिड्यूस हो सकती है, डेवलपमेंट हो सकता है किससे? सेविंग पोटेंशियल से। तो एसेंशियल मेक ऑफ सेविंग पोटेंशियल मतलब डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट को कम करके। और अकॉर्डिंग टू देम अब एक पॉइंट आपका ये भी क्लियर हो गया कि
नक्शे के अकॉर्डिंग देयर इज़ 25 to 30% डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल सेक्टर ऑफ अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज़। तो यूडीसीज़ के जो रूरल सेक्टर हैं, मतलब गाँव के जो एरिया हैं रूरल, उनमें 25 से 30% छुपी बेरोजगारी होती है, डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट होती है। और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कंस्टिट्यूट करता है सेविंग पोटेंशियल। तो ये भी कॉन्सेप्ट दिसंबर 2014 में आ चुका है। और द आइडिया अंडरलाइंग द कंजप्शन मल्टीप्लायर इज दैट with an initial increase in supply of consumption goods there will be multiple increase in अल्टीमेट इन्वेस्टमेंट। तो अभी इसमें एक सिंपल सा लॉजिक ये है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर का मतलब इन्होंने ये बताया जितनी ज़्यादा कंजप्शन में इंक्रीज़ होगा तो उससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट में भी इंक्रीज़ होगा। मतलब इनिशियल इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ कंजप्शन गुड्स, मतलब जो कंजप्शन गुड्स हैं अगर उनमें हम ज़्यादा खर्च करेंगे, जो वेज गुड्स हैं उनमें अगर हम ज़्यादा खर्च करेंगे तो यहाँ पे कई गुना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा। ये मानना था इस कॉन्सेप्ट का, मतलब कंजप्शन मल्टीप्लायर का। सो इट इज़ द रेशियो ऑफ द अल्टीमेट इंक्रीज इन अग्रीगेट इन्वेस्टमेंट टू द इनिशियल इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ कंजप्शन गुड्स। मतलब इन्वेस्टमेंट में चेंज और कंजप्शन में चेंज, सिंपल इन दोनों के अकॉर्डिंग। ओके नेक्स्ट वन। अब ये वाले यहाँ से जितने भी मल्टीप्लायर हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर हो, गवर्नमेंट टैक्सेशन और दैट इज़ बैलेंस बजट मल्टीप्लायर हो, क्योंकि इन दोनों से ही मिलके बनते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट टैक्स मल्टीप्लायर से मिलके बनता है बैलेंस बजट मल्टीप्लायर। तो इन दोनों को समझने बहुत ज़रूरी है। तो नंबर 1 गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर, और इसको हम बोलते हैं जी मल्टीप्लायर। और एक सिंपल लैंग्वेज में ये है, द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर इज द रेशो ऑफ चेंज इन इनकम टू चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम ये कहें कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग में चेंज होने से कितना चेंज इनकम में होता है, गवर्नमेंट के खर्चे में चेंज होने से कितना चेंज इनकम में होता है, वो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर। और इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस सेंस में। और दूसरी, अगर यहाँ पे चेंज इन वाई को कैलकुलेट करना हो तो चेंज इन वाई को कैलकुलेट कर सकते हैं, जितनी भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर की वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर देना है चेंज इन जी, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग से। और इसका मेजरमेंट वैसी है जैसे एक नॉर्मल जैसे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का होता है। सो यहाँ पे चेंज इन वाई हम ऐसे माप सकते हैं इसको, चेंज इन वाई इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC मल्टीप्लाइड बाई चेंज इन जी। और दूसरी लैंग्वेज में ऐसे भी ये फाइंड आउट हो सकता है, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन जी इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। और सिमिलरली ये इनको सॉल्व आउट करेंगे तो ये इस सेंस में भी हो सकता है। और नेक्स्ट, अब यहाँ पे द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज ऑल्सो द सेम, मतलब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो KI बता रहा है वो सेम ही होता है गवर्नमेंट मल्टीप्लायर से, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर से। सो KI यहाँ पे शो करता है 1, KI मतलब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर 1/1 माइनस MPC। और यहाँ पे ये दो टर्म्स सेम ही है। नाउ इन अदर वर्ड्स द ऑटोनोमस इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग जनरेट अ मल्टीपल एक्सपेंशन ऑफ इनकम। तो इसका मतलब ही यही है, अगर गवर्नमेंट ऑटोनोमस कंजप्शन करती है, मतलब ऑटोनोमस खर्चे अपने करती है, स्पेंडिंग करती है, तो उससे यहाँ पे मल्टीपल एक्सपेंशन कई गुना ज़्यादा इंक्रीज होगी इनकम में। तो यही एक मल्टीप्लायर बोलता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर, मतलब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से कितनी चेंज इनकम में होगी। एंड हाउ मच इनकम वुड एक्सपेंड डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ MPC एंड इट्स रेसिप्रोकल है MPS। तो इन दोनों पे ही वैल्यू डिपेंड करती है एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर की दो चीज़ों पे, MPC और MPS पे, MPC से पॉजिटिव और MPS से नेगेटिवली। ओके, अब हम समझते हैं यहाँ पे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। तो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में सबसे पहले कंजप्शन लाइन है ये वाली, दैट इज़
सी प्लस आई प्लस जी। सो इनिशियल अग्रीगेट डिमांड ये वाली है, और इस लेवल पे यहाँ पे जो इनकम लाइन बता रही है थ्रू ओरिजिन, इस लेवल पे इनकम लेवल है इतना, दैट इज़ OY1, और इक्विलिब्रियम यहाँ पे होता है, दैट इज़ OY1 पे, इक्विलिब्रियम पॉइंट ई पे। नाउ कंडीशन इज़ दैट गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ चुका है, तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ने से जो अग्रीगेट डिमांड है वो भी बढ़ जाएगी। गवर्नमेंट के देखो इसमें भी एक लंबा प्रोसेस है, गवर्नमेंट अपना खर्चा बढ़ाएगी, मतलब पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी तो इनकम बढ़ेगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी। तो अग्रीगेट डिमांड बढ़ने से यहाँ पे शिफ्ट हो गई है ये कर्व C प्लस आई प्लस G2, और इस लेवल पे इनकम भी बढ़ के हो गई है OY2, और इक्विलिब्रियम E2 हो गया है। और जो चेंज इन G बता रहा है ये है, ये मतलब नीचे से ऊपर की तरफ इतना चेंज हुआ है, और इतने चेंज होने से, इतने कंजप्शन एक्सपेंडिचर में चेंज होने से या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में चेंज होने से इनकम में हुआ चेंज ज़्यादा, दैट इज चेंज इन वाई। नाउ नेक्स्ट वन टैक्स मल्टीप्लायर, और इसको हम बोलते हैं T मल्टीप्लायर। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसका एक सिंपल मीनिंग क्या है कि टैक्सेस में चेंज होने से कितना चेंज अपने इनकम में आता है। तो यहाँ पे अगर टैक्सेस इंक्रीज होंगे तो डायरेक्टली यहाँ पे इन्वर्स मतलब एक इन्वर्स इफेक्ट पड़ेगा इनकम पे, तो जितना ज़्यादा टैक्स होगा उतनी ही डिक्रीज होगी इनकम में। सो यहाँ पे एज एन इंक्रीज इन टैक्सेस लीड टू डिक्रीज इन इनकम, तो इनकम में इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला जो है KT इज इक्वल टू चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन टी। तो यहाँ पे भी सेम कह रहा है चेंज इन टी, पहले चेंज इन टी की स्टडी करो, मतलब गवर्नमेंट टैक्सेस में चेंज होने से कितना चेंजेस इनकम में होता है। सो बाय चेंजिंग इन गवर्नमेंट टैक्सेस हाउ मच चेंज टेक प्लेस इन इनकम। और जो हम चेंज इन वाई है, चेंज इन इनकम है, हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं KT टैक्स मल्टीप्लायर मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टी, मतलब चेंज इन टैक्सेस। और अगेन यहाँ पे कोई नई बात नहीं है, जो वैल्यू ऑफ टैक्स मल्टीप्लायर है ये डिपेंड करेगी वैल्यू ऑफ MPC पे। और इसके फॉर्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज इन वाई इज इक्वल टू माइनस MPC अपॉन 1 माइनस MPC मल्टीप्लाइड बाई चेंज इन टैक्सेस। तो इसका मतलब है MPC माइनस में, क्योंकि जो टैक्सेस है उसका नेगेटिव इफेक्ट होता है, तो यहाँ पे इसलिए माइनस यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और फर्दर इसको हम इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। और इसका एक इजी मेथड ये भी है, द टैक्स मल्टीप्लायर इज नेगेटिव एंड इन एब्सोल्यूट टर्म्स 1 लेस देन गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर जितना भी है तो 1 उसमें से माइनस कर दो, सो दैट इज 1 लेस देन गवर्नमेंट स्पेंडिंग एक्सपेंडिचर। सो हम इसको करेंगे प्रैक्टिकली अपने नेक्स्ट स्लाइड में। एंड यहाँ पे एग्जाम्पल है, दैट इज MPC 0.75 है, देन वैल्यू ऑफ KT मतलब वैल्यू ऑफ टैक्स मल्टीप्लायर हो जाएगी, यहाँ पे माइनस MPC हो जाएगा 0.75 अपॉन 1 माइनस 0.75, और जो वैल्यू है उसकी हो जाएगी यहाँ पे -3। तो एक बात ध्यान रखना, टैक्स मल्टीप्लायर वुड ऑलवेज बी इन नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव में ही रहेगा। ओके अब देखते हैं इसकी डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। देखो डायग्राम में कह रहा है एन इंक्रीज इन टैक्सेस ऑफ 20 करोड़ रिजल्ट इन अ डिक्लाइन ऑफ इनकम ऑफ RS 60 करोड़। मतलब यहाँ जो टैक्स मल्टीप्लायर था 3 था, तो 20 करोड़ के टैक्सेस इंपोज करने से यहाँ पे 60 करोड़ के इनकम का लॉस होता है, दैट इज डिक्लाइन इन इनकम ऑफ RS 60 करोड़। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे डायग्राम में, इनिशियली दैट इज ये इनकम लाइन बता रही है C प्लस S, और अब यहाँ पे जो इनिशियल अग्रीगेट डिमांड है वो है ये वाली, जहाँ पे C प्लस आई प्लस G। तो इस लेवल में इक्विलिब्रियम बनता है E1 पे, और इनकम होती है OY, सो OY इनकम। अब गवर्नमेंट ने टैक्स इंपोज कर लिया है, टैक्स इंपोज करने से क्या होगा, जो अग्रीगेट डिमांड है वो कम होगी, क्योंकि टैक्स इंपोज करेंगे तो इनकम कम होगी, और इनकम कम होने से अग्रीगेट डिमांड भी कम होगी। तो अग्रीगेट डिमांड कम होने से जो ये अग्रीगेट डिमांड कर्व है वो कम हो जाएगी, वो हो जाएगी C2 प्लस आई प्लस G। तो C2 पे कंजप्शन यहाँ पे इक्विलिब्रियम बन रहा है पॉइंट E2 पे।
तो इसलिए यहाँ पे O/2 यहाँ पे इनकम हो रही है, इनकम रिड्यूस होके हो गई है O/2, और जो चेंज बता रहा है Y2, दैट इज़ Y1 to Y2, ये बता रहा है दैट इज़ लॉस ऑफ इनकम ड्यू टू इंक्रीज इन टैक्सेस। और इन लाइंस का मतलब भी सेम ही है। और एक कॉन्ट्रैक्ट दैट इज कॉन्ट्राडिक्टरी या फिर कॉन्ट्रेक्शनरी एक इफेक्ट पड़ेगा टैक्सेस का इंक्रीज इन इनकम पे, मतलब इनकम पे एक नेगेटिव ही इम्पैक्ट पड़ेगा टैक्स मल्टीप्लायर का। सो द गवर्नमेंट मल्टीप्लायर एंड टैक्स मल्टीप्लायर आर ऑल्सो कॉल्ड फिस्कल मल्टीप्लायर। तो ये इंपॉर्टेंट है, इन दोनों मल्टीप्लायर को बोलते हैं फिस्कल मल्टीप्लायर। तो क्योंकि देखो गवर्नमेंट फिस्कल क्या होता है, जो गवर्नमेंट ऑपरेट करती है, चाहे टैक्सेस हो एक्सपेंडिचर हो, तो इसमें वो दोनों चीज़ें आ गई, एक तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर और एक टैक्स मल्टीप्लायर। तो ये दोनों ही ऑपरेट होते हैं गवर्नमेंट के थ्रू। सो एज दीज मल्टीप्लायर्स आर एसोसिएटेड विद फिजिकल एक्टिविटीज़ ऑफ एन गवर्नमेंट, तो चेंज इन एक्सपेंडिचर टैक्सेशन प्लान्स वगैरह, इसलिए इसको बोलते हैं फिजिकल मल्टीप्लायर। ओके, अब इस चार्ट से आपका काफ़ी कुछ यहाँ से क्लियर हो जाएगा। हमने लास्ट टाइम स्टडी की थी KT, टैक्स मल्टीप्लायर इज नेगेटिव एंड वन लेस देन KI और KG। KI क्या बता रहा है, दैट इज़ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, और KG बता रहा है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर सेम ही होते हैं। तो यहाँ पे वन माइनस कर देना है इन दोनों में से। तो अब देखते हैं यहाँ पे वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बता रहा है इसमें, और वैल्यू ऑफ टैक्स मल्टीप्लायर बता रहा है इसमें। तो यहाँ पे जितनी भी वैल्यू आएगी, तो यहाँ जितनी वैल्यू आएगी उसमें से एक माइनस कर देना है। तो अगर यहाँ पे इनकम मल्टीप्लायर हुआ 2, मतलब गवर्नमेंट मल्टीप्लायर यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 - 1। सो सिमिलरली 5 है -1। तो एक बात ध्यान रखना, जो KT होता है वो ऑलवेज नेगेटिव में ही होता है, इसलिए साइन यहाँ पे नेगेटिव का मेंटेन रहेगा। तो हो सकता है कई बार इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछ ले, इफ़ द वैल्यू ऑफ गवर्नमेंट मल्टीप्लायर दैट, देन हाउ वुड बी या व्हाट वुड बी वैल्यू ऑफ टैक्स मल्टीप्लायर। तो ये ध्यान रखना -1 होगा, लेकिन जो साइन होगा वो ऑलवेज माइनस का ही होगा, क्योंकि जो टैक्स मल्टीप्लायर होता है इट रिमेन ऑलवेज इन माइनस या फिर नेगेटिव। ओके, नेक्स्ट वन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, बैलेंस बजट मल्टीप्लायर, और यहाँ से काफ़ी बार रिपीटेशन होके क्वेश्चन आता ही है। सो बैलेंस बजट मल्टीप्लायर में देखो, बैलेंस चीज़ वहाँ पे होगी जब आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और ये जो गवर्नमेंट जो टैक्सेस मल्टीप्लायर थे वो एक दूसरे के बराबर होंगे, बैलेंस। सो नाउ वी कंसिडर्ड, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेस ऑन द नेशनल इनकम इन द लाइट ऑफ बैलेंस्ड बजट। तो इन दोनों को इक्वलाइज करना है। सो बैलेंस बजट मीन्स चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज एग्जैक्टली मैच बाय द चेंज इन टैक्सेस, और इफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेस रिसीव्ड इंक्रीज्ड बाय द अमाउंट, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्स इंक्रीज हो गया, देन विल नेशनल इनकम्स और आउटपुट इंक्रीजेस इन अ सेम मैनर, या फिर सेम चीज़ या फिर रिमेन सेम। देखो ये कहता है जैसे जैसे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्सेस रिसीव्ड इंक्रीज होंगे, वैसे ही आपका जो नेशनल इनकम है वो भी सेम डायरेक्शन में मूव करेगा। सो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बिलीव दैट अ बैलेंस बजट इज न्यूट्रल इन द सेंस दैट द लेवल ऑफ आउटपुट और इनकम रिमेन अनचेंज। तो यहाँ पे जो क्लासिकल थे वो कहते थे जो बैलेंस बजट है इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा कहीं, मतलब न्यूट्रल है, बैलेंस बजट न्यूट्रल इफेक्ट रहेगा, इसका इफेक्ट लेवल ऑफ आउटपुट और इनकम रिमेन जो है वो कांस्टेंट ही रहेंगे। सो हाउएवर उसके बाद केंज एंड इट्स फॉलोअर्स आर्ग्यूड दैट इन रियलिटी इट्स इफेक्ट ऑन इनकम विल नॉट बी जीरो और न्यूट्रल। तो उन्होंने कहा था केंज के फॉलोअर्स ने कि बैलेंस बजट मल्टीप्लायर का जो इम्पैक्ट है, जो इफेक्ट है ऑन इनकम पे, वो जीरो नहीं होगा और ना ही न्यूट्रल होगा। सो इन अदर वर्ड्स वी कैन फाइंड आउट द एक्सपेंशनरी इफेक्ट ऑन नेशनल इनकम
ऑफ बैलेंस बजट। तो इनका एक मत ये भी था कि बैलेंस बजट से एक्सपेंशनरी इफेक्ट आएगा, मतलब इनकम थोड़ी एक्सपेंड होगी, मतलब एक्सपेंशनरी डिमांड भी इंक्रीज़ होगी, तो एक एक्सपेंशनरी इफेक्ट होगा बैलेंस बजट से। तो बैलेंस बजट का न्यूट्रल इफेक्ट नहीं होगा एज पर केंजियन और फॉलोअर्स ऑफ केंज। ओके, द एक्सपेंशनरी इफेक्ट ऑफ बैलेंस बजट इज कॉल्ड बैलेंस बजट मल्टीप्लायर और यूनिट मल्टीप्लायर। तो मतलब एक सिंपल सी बात, थोड़ा सा एक्सपेंशन तो होगा, एक्सपेंशनरी इफेक्ट पड़ेगा, सो उसी को हम यहाँ पे बोलते हैं दैट इज़ बैलेंस बजट मल्टीप्लायर। मतलब जो बैलेंस बजट है वो न्यूट्रल नहीं है, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा एक्सपेंशनरी, मतलब इकोनॉमी में डिमांड और नेशनल इनकम थोड़ी इंक्रीज होगी। सो हेयर एन इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग मैच्ड बाय एन इंक्रीज इन टैक्सेस रिजल्ट इट अ नेट इंक्रीज इन इनकम बाय द सेम अमाउंट। अब ये कह रहा है जितनी ही आपकी गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगी और इंक्रीज इन टैक्सेस, और टैक्सेस भी बढ़ेंगे, तो उससे क्या होगा, जो नेट इंक्रीज इन इनकम है वो भी सेम अमाउंट से ही वेरी करेगा। सो अगर हम इसका थ्रस्ट मतलब मेन कंक्लूजन निकालें तो ये है, दिस इज एसेंशियल कंडीशन ऑफ बैलेंस बजट मल्टीप्लायर, चेंज इन वाई इज इक्वल टू चेंज इन टी इज इक्वल टू चेंज इन जी। मतलब गवर्नमेंट की स्पेंडिंग, गवर्नमेंट के टैक्सेस और चेंज इन इनकम, जो आउटपुट में या इनकम में चेंज हुआ है वो भी बराबर होने चाहिए तीनों। और अगर हम कहें ये वाले इक्वेशंस, मतलब ये तीनों में चेंज क्या होना चाहिए, इक्वल टू 1, मतलब यूनिट मल्टीप्लायर। ओके, नेक्स्ट वन। अब यहाँ पे लेते हैं कुछ हाइपोथेटिकल एग्जांपल्स। मान लो यहाँ पे एमपीसी की वैल्यू है 0.75, इफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 20 करोड़। सेम एग्जांपल है, गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर है वो 20 करोड़ से बढ़ता है एंड नेशनल इनकम वुड इंक्रीज बाय RS 80 करोड़, और नेशनल इनकम यहाँ पे इंक्रीज होती है 80 करोड़ से। तो यहाँ पे तीन चीज़ें याद ध्यान रखना, एमपीसी 0.75, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 20 करोड़ और नेशनल इनकम होगी 80 करोड़। अब हम फर्दर डिस्कस करते हैं गवर्नमेंट मल्टीप्लायर। देन दिस कैन बी अटेन बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग या फिर गवर्नमेंट मल्टीप्लायर। नाउ चेंज इन वाई, जो चेंज इन वाई का जो फॉर्मूला था वो था 1/1 माइनस MPC मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। तो इसको हम अगर हम प्रैक्टिकली यहाँ पे सॉल्व करें तो 1 माइनस 1/MPC, 1/MPC की वैल्यू होगी 0.75, MPC 0.75 था, तो इसको करें तो 0.25 हो गया नीचे, 1 हो गया ऊपर, तो यहाँ पे 0.25 बन गया। तो अगर इसको 0.25 और 1 दैट इज़ 1/0.25 मतलब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, दैट वुड बी 80। तो यहाँ पे जो चेंज इन इनकम है वो है 80। नाउ एन इंक्रीज इन टैक्सेस बाय द सेम अमाउंट। अब यहाँ पे 20 करोड़ का टैक्स इम्पोज कर दिया है गवर्नमेंट ने, वुड लीड टू रिडक्शन इन अग्रीगेट आउटपुट बाय 60 करोड़, और 20 करोड़ के टैक्सेस ने 60 करोड़ जो अग्रीगेट आउटपुट था या फिर इनकम थी उसको रिड्यूस कर दी है। मतलब यहाँ पे 3 गुना ज़्यादा इनकम रिड्यूस हो गई है 60। नेक्स्ट, अप्लाइंग द फॉर्मूला फॉर द टैक्स मल्टीप्लायर। अब हमने फाइंड आउट करना है टैक्स मल्टीप्लायर। तो टैक्स मल्टीप्लायर को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला था ये, यहाँ पे चेंज इन वाई हम ऐसे रिप्रेजेंट करते थे -MPC अपॉन 1 माइनस MPC मल्टीप्लाइड बाई चेंज इन टैक्सेस। तो यहाँ पे सेम चीज़ हम अगर करेंगे, सो दिस हैपन्स बिकॉज with increase in taxes of 20 crore, decline in income by 60 करोड़। 60 करोड़ में इनकम डिक्लाइन हुआ है 20 करोड़ टैक्सेस के इम्पोज होने से। अब इस केस में जो नेट इंक्रीज़ है इनकम में, जो नेट इंक्रीज़ है इनकम में वो क्या हो जाएगा, दैट इज़ 80 माइनस 60 करोड़। तो 80 तो इनकी पहले नेशनल इनकम जो थी 80 थी, और जो टैक्सेस इम्पोज होने से 60 करोड़ रुपीज़ माइनस में हो गया, मतलब जो नेट हुआ, नेट बचा 80 माइनस 60, दैट मीन्स 20 करोड़। तो नेट इंक्रीज हुआ नेशनल इनकम में 20 करोड़। सो दस बैलेंस बजट मल्टीप्लायर डिफाइन एज द नेट इंक्रीज इन इनकम बाय 20 करोड़, नेट नेशनल इनकम में इंक्रीज हुआ 20 करोड़ का, कॉज्ड बाय
इंक्रीज़ इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग 20 करोड़, और गवर्नमेंट स्पेंडिंग थी 20 करोड़, और इंक्रीज़ इन टैक्सेस, जो टैक्सेस इंक्रीज़ हुए वो भी थे 20 करोड़। तो मतलब तीनों चीज़ इक्वलाइज हो गई हैं 20 20 20, एंड विल हैव अ वैल्यू ऑफ 1। सो दिस रिजल्ट इज नॉन एज बैलेंस बजट, दैट इज बैलेंस बजट थ्योरम और यूनिट मल्टीप्लायर थ्योरम, विच मस्ट हैव वैल्यू ऑफ 1। जिन तीनों की वैल्यू होनी चाहिए 1, नो मैटर वट एवर द वैल्यू ऑफ MPC, चाहे MPC की वैल्यू कुछ भी हो। सो इन तीनों की वैल्यू होनी चाहिए इक्वल टू 1। ओके, अब इस कंडीशन को समझते हैं हम डायग्रामेटिकली। तो डायग्रामेटिकली यहाँ पे सबसे पहले समझने वाली चीज़ ये है कि C1 ये कंजप्शन लाइन बता रहा है बिफोर टैक्सेस, टैक्स इम्पोज नहीं हुए थे, तो लाइन थी अपनी C1, और इस लाइन पे जो इनकम थी वो है ये y इज इक्वल टू C+S, मतलब ये इनकम लाइन। तो जो नेशनल इनकम है, जो आउटपुट है वो हो रहा है OA। अब गवर्नमेंट ने टैक्स इम्पोज कर दिया है, टैक्स इम्पोज होने से जो कंजप्शन का लेवल है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि टैक्सेस के इंक्रीज़ होने से इनकम यहाँ पे कम हो जाएगी। तो यहाँ पे डिक्रीज़ हो गई है, यहाँ पे जो कंजप्शन का लेवल है C2। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, जितना ही टैक्स इम्पोज किया था 20 करोड़, उतना ही एक्सपेंड भी कर दिया। मतलब द DE अमाउंट, D2E अमाउंट क्या बता रहा है, दैट इज़ अमाउंट ऑफ टैक्स रिसिप्ट इज स्पेंड बाय द गवर्नमेंट। टैक्स कलेक्ट किया और स्पेंड कर दिया, दैट इज़ गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करके स्पेंड भी कर दिया बाय द गवर्नमेंट। द अग्रीगेट डिमांड कर्व वुड बी रिप्रेजेंटेड बाय, जो अग्रीगेट डिमांड कर्व है वो बता रहा है ये वाला C2 प्लस I प्लस G, वेयर इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आर अज्यूम टू बी ऑटोनोमस। और जब यहाँ पे गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर होगा ऑटोनोमस, सो लाइन एट F एज ए रिजल्ट, जो लाइन F बता रहा है यहाँ पे पॉइंट F, यहाँ पे नेशनल इनकम राइजेस फ्रॉम OA टू OB। तो नेशनल इनकम OA से OB हो गई है, और इस पॉइंट पे अब तीन चीज़ें इक्वलाइज हो गई हैं। तीन चीज़ें कौन सी, A टू B, नेशनल इनकम A टू B, नेशनल इनकम बढ़ रही है, इज इक्वल टू DE, टैक्सेस इम्पोज होने से D टू E ये, और तीसरा है EF बता रहा है गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, दैट इज़ E टू F। तो यहाँ पे ये वाली कंडीशंस, चेंज इन Y और चेंज इन G और चेंज इन T एक दूसरे के बराबर हो गए हैं। सो सिंस AB रिप्रेजेंट द इंक्रीज इन इनकम, AB बताता है इंक्रीज इन इनकम मतलब चेंज इन Y, एंड DE रिप्रेजेंट इंक्रीज इन टैक्सेस, तो DE बता रहा है इंक्रीज इन टैक्सेस कितने इंक्रीज हुए, और EF जो E टू F है ये शो करता है इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सो इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, चेंज इन Y इज इक्वल टू चेंज इन T इज इक्वल टू चेंज इन G। ओके, अब यहाँ पे चार चीज़ें ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये चारों ही क्वेश्चन हमने डिराइव आउट किए हैं प्रीवियस पेपर से। तो फर्स्ट पॉइंट है, व्हेन बैलेंस बजट मल्टीप्लायर इज यूनिटी, अगर बैलेंस बजट मल्टीप्लायर यूनिटी होगा देन टैक्सेस आर लमसम, जो टैक्सेस होंगे वो लमसम होंगे और ऑटोनोमस होंगे। दूसरा पॉइंट है, द बैलेंस बजट मल्टीप्लायर लेस देन यूनिटी, अगर लेस देन यूनिटी होगा तो व्हेन टैक्सेस आर एड वल्रम, जो टैक्सेस हैं वो एड वल्रम होंगे और प्रोपोर्शनल टैक्सेस होंगे। और तीसरा, टैक्स मल्टीप्लायर शुड बी लेस देन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर, तो जो टैक्स मल्टीप्लायर है वो कम होना चाहिए, कह रहा है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर से। और चौथा सेम पॉइंट है बस, कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर शुड बी मोर देन टैक्स मल्टीप्लायर। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल ऑफ एक्सेलरेटर, और ये वाला प्रिंसिपल भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसको एक बार हम अपनी लैंग्वेज में समझते हैं कि एक्सेलरेटर होता क्या है। तो एक्सेलरेटर का मतलब ये है कि एक एक्चुअल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो आपको यूज़ की है आपने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इनकम को अर्न करने के लिए। चलो मान लो एक आपकी एक शॉप है और आपने एक पेन सेल करना है, पेन, तो पेन आपने परचेज़ किया 4 रुपये में, दैट इज़ 4 रुपीज़ में, और उसको सेल कर दिया आपने 5 रुपीज़ में। तो आपने इनकम कितनी अर्न की, ओनली 1,
तो उस 1 रुपये को अर्न करने के लिए आपने इन्वेस्टमेंट कितने की थी, 4 रुपीज़ की। तो 4/1 आपका एक्सेलरेशन कितना हो गया, 4। दैट इज़ मतलब आपको 1 रुपये अर्न करने के लिए, 1 रुपीज़ अर्न करने के लिए यू हैव टू इन्वेस्ट 4 रुपीज़। चलिए अब बढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। T.N. Carver was the earliest economist who recognized the relationship between change in consumption and net investment in 1903। तो T.N. Carver सबसे पहले यूज़ किया या फिर एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया कि चेंज इन कंजप्शन एंड नेट इन्वेस्टमेंट का, और उसके बाद जो मेन थ्रस्ट यहाँ पे जाता है वो है अफ्तालियन का। तो क्योंकि अफ्तालियन ने यहाँ पे ये एनालाइज किया था प्रिंसिपल इन डिटेल इन 1909 में, और उसके बाद जो ज़्यादा क्रेडिट जाता है वो है द टर्म एक्सेलरेशन प्रिंसिपल इटसेल्फ वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द इकोनॉमिस्ट J.M. क्लार्क इन 1917। तो फर्स्टली इंट्रोड्यूस किया J.M. क्लार्क ने 1917 में, और इट वाज फर्दर डेवलप्ड बाय हिग्स, सैमुअल्सन, हैरोड इन रिलेशन टू बिजनेस साइकिल। तो यहाँ पे हिग्स के बिजनेस साइकिल में भी ये काफ़ी यूज़ हुआ, और सैमुअल्सन ने भी इंट्रैक्शन इन दोनों का बताया, और हैरोड ने भी अपने बिजनेस मॉडल में यूज़ किया। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है एक्सेलरेशन का। ओके, नाउ द प्रिंसिपल ऑफ एक्सेलरेशन क्या कहता है? द प्रिंसिपल ऑफ एक्सेलरेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द डिमांड फॉर अ कैपिटल गुड इज derived from the demand of consumer goods which the former help to produce। तो ये क्या कह रहा है, डिमांड फॉर कैपिटल गुड्स इज डिराइव फ्रॉम, जो कैपिटल गुड्स की डिमांड है, मतलब जो एक मशीनरी की डिमांड है वो डिराइव होती है कंज्यूमर गुड्स से। सो द एक्सेलरेशन प्रिंसिपल एक्सप्लेन द प्रोसेस बाय विच एन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर कंजप्शन गुड्स लीड टू इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट ऑन कैपिटल गुड्स। मतलब ये कह रहा है जितनी आपकी डिमांड बढ़ेगी कंजप्शन गुड्स के लिए, उतनी ही आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा कैपिटल गुड्स पे। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जितनी आप कंजप्शन गुड्स पे डिमांड इंक्रीज करोगे तो उनको प्रोड्यूस भी किसी ने करना है, तो उनको प्रोड्यूस करने के लिए इन्वेस्टमेंट भी कैपिटल गुड्स पे बढ़ेगा। सो कुरिहारा के अकॉर्डिंग टू कुरिहारा द एक्सेलरेटर coefficient is the ratio between induced investment and initial change in consumption expenditure। तो हो सकता है कि वो सडनली एक डेफिनेशन पूछ ले, तो कुरिहारा के अकॉर्डिंग इंड्यूस इन्वेस्टमेंट एंड इनिशियल चेंज इन कंजप्शन, और इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, V इज इक्वल टू चेंज इन I, मतलब इन्वेस्टमेंट में चेंज, अपॉन चेंज इन C। और जो चेंज इन आई है इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं वी क्या है, एक्सेलरेटर मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन सी। और दूसरी लैंग्वेज अगर हम कहें तो एक्सेलरेटर का रियल मीनिंग भी ये होता है, W इज इक्वल टू चेंज इन के अपॉन चेंज इन वाई। तो कुछ इकोनॉमिस्ट ने इनको अपने तरीके से यूज़ किया। अब ये वाली डेफिनेशन भी इसकी ईजी है। तो इसमें क्या कहती है, जो भी आपके इनकम में चेंज होता है, मतलब आउटपुट में जितना भी चेंज होता है, उससे आपकी जो कैपिटल स्टॉक है उसमें कितनी ज़्यादा चेंज होता है। मतलब ड्यू टू चेंज इन इनकम हाउ मच चेंज टेक प्लेस इन कैपिटल स्टॉक। तो ये बात भी सेम कहता है, मतलब अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने इसको अपनी तरीके से रिप्रेजेंट किया है। सो वेयर यहाँ पे जो V शो करता है एक्सेलरेटर कोएफिशिएंट, चेंज इन I मतलब नेट चेंज इन इन्वेस्टमेंट, एंड AC इज़ द नेट चेंज इन कंजप्शन एक्सपेंडिचर। मतलब जो चेंज इन C बता रहा है, नॉट AC, चेंज इन C दैट इज चेंज इन कंजप्शन एक्सपेंडिचर। सो एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे कि इफ़ एन इंक्रीज इन कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑफ 10 करोड़ लीड टू एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट ऑफ 30 करोड़, द एक्सेलरेटर विल बी 3। तो यहाँ पे कंजप्शन एक्सपेंडिचर 10 करोड़ का हुआ, तो उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट जो हुआ वो हुआ 30 करोड़ का, तो इसलिए जो एक्सेलरेटर है वो होगा 3। और उसके बाद इस प्रिंसिपल को ज़्यादा एम्फेसाइज किया या फिर ब्रॉडली यूज़ किया J.R. हिक्स ने।
सो एज ए रेशो ऑफ उन्होंने यूज़ किया एज ए रेशो ऑफ इंड्यूस इन्वेस्टमेंट टू चेंज इन आउटपुट एंड दस मतलब इनका इसका मतलब ही यही है, दैट इज़ जो उन्होंने कहा था चेंज इन इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। तो चेंज इन इंड्यूस इन्वेस्टमेंट का मतलब चेंज इन आई, और चेंज इन आई का मतलब है चेंज इन कैपिटल स्टॉक, मतलब कैपिटल स्टॉक, और चेंज इन आउटपुट, चेंज इन आउटपुट मतलब चेंज इन इनकम। तो वही बात है, इनकम में चेंज होने से कितना चेंज आपके इन्वेस्टमेंट में या फिर स्टॉक ऑफ कैपिटल में आता है। सो दस एक्सेलरेटर वी इज इक्वल टू चेंज इन आई अपॉन चेंज इन वाई, और इट इज़ द कैपिटल आउटपुट रेशो। तो एक बात बहुत ध्यान देने वाली ये है, इसको सिंपल लैंग्वेज में कैपिटल आउटपुट रेशो भी कहते हैं। तो कैपिटल आउटपुट रेशो कैसे, अगर यहाँ पे चेंज इन के कर दें तो बन गया कैपिटल, और आउटपुट क्या है, जो इनकम है आउटपुट, सो इट इज़ कैपिटल आउटपुट रेशो। और जो चेंज इन आई बता रहा है ये भी कैपिटल को रिप्रेजेंट ही करता है। सो इन द इकोनॉमी द रिक्वायर्ड स्टॉक ऑफ कैपिटल डिपेंड ऑन द चेंज इन डिमांड फॉर आउटपुट। बिल्कुल ठीक है, जितनी ज़्यादा डिमांड होगी उतनी ही कैपिटल स्टॉक की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। सो एनी चेंज इन आउटपुट विल लीड टू चेंज इन कैपिटल स्टॉक एंड दिस चेंज इक्वल्स टू वी टाइम द चेंज इन आउटपुट। तो ये लाइन एक मल्टीप्लायर की सिचुएशन या फिर एक एक्सीलरेटर की सिचुएशन को क्रिएट करता है, दैट एनी चेंज इन आउटपुट विल लीड टू चेंज इन कैपिटल स्टॉक। तो जितना भी चेंज आउटपुट में होगा, मतलब इनकम में होगा, उतना उससे चेंज क्या होगा, उससे चेंज आएगा आपके कैपिटल स्टॉक में, और जितने भी गुणा चेंज आएगा उसको हम बोलेंगे एक्सेलरेटर। तो सिंपल लैंग्वेज में आपके आउटपुट में चेंज होने से, मतलब आपके इनकम में चेंज होने से कितने गुणा चेंज आता है आपके कैपिटल स्टॉक में। और जो चेंज इन आई है इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं एक और। इफ़ अ मशीन हैज़ द वैल्यू ऑफ RS 4 करोड़, 4 करोड़ की वैल्यू है, एंड प्रोड्यूस आउटपुट ऑफ वर्थ 1 करोड़, और आउटपुट प्रोड्यूस करती है 1 करोड़ की। तो यहाँ पे एक्सीलरेटर हो गया 4/1 दैट इज़ 4। तो मतलब क्या है, उसको एडिशनल 1 करोड़ रुपीज़ अर्न करने के लिए 4 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है। So again, an entrepreneur who wishes to increase his output by 1 crore every year, he must invest RS 4 crore on the machines. ओके, नेक्स्ट वन अजम्पशंस। तो इसकी अजम्पशंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और कई बार क्या होता है कि अजम्पशंस से ही कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे नंबर 1, द एक्सेलरेशन प्रिंसिपल अज्यूम दैट कांस्टेंट कैपिटल आउटपुट रेशो, और यही इसकी क्रिटिसाइज बन जाएगी बाद में, क्योंकि कैपिटल आउटपुट रेशो वगैरह कांस्टेंट है, ये पॉसिबल आज के टाइम में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक डायनेमिक इकोनॉमी है, ये चेंजेस होते रहते हैं। और दूसरा, इट अज्यूम दैट रिसोर्सेज आर इजीली अवेलेबल। तो यहाँ पे रिसोर्सेज क्या हैं, पूरे इलास्टिक हैं, जो भी चीज़ इलास्टिक होती है वो चीज़ अवेलेबल है, तो रिसोर्सेज ईजिली अवेलेबल है यहाँ पे। तीसरा है, इट अज्यूम दैट देयर इज़ नो एक्सेस और आइडल कैपेसिटी इन प्लांट। मतलब कोई भी चीज़ यहाँ पे आइडल नहीं है, कोई भी चीज़ वेस्टेज नहीं हो रही मतलब। और यहाँ पे इट इज़ अज्यूम दैट इंक्रीज्ड डिमांड इज़ परमानेंट। जो इंक्रीज़ हो रही है डिमांड में वो परमानेंट हो रही है, मतलब श्योर है कि डिमांड बढ़ेगी बढ़ेगी। ये भी कुछ अजम्पशंस आज के टाइम से मैच नहीं कर रही। फिफ्थ वन है, इट अज्यूम दैट देयर इज़ इलास्टिक सप्लाई ऑफ क्रेडिट एंड कैपिटल। अब इसका मतलब है अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट यहाँ पे इजीली मिल जाएगा। सो देयर इज़ इलास्टिक सप्लाई ऑफ क्रेडिट एंड कैपिटल। चलो ये थोड़ा आज के टाइम में हो सकता है कि इजीली अवेलेबल फाइनेंस मिल जाए। और नेक्स्ट वन, इट फर्दर अज्यूम दैट एन इंक्रीज इन आउटपुट इमीडिएटली लीड टू राइज इन नेट इन्वेस्टमेंट। तो जैसे ही आपका आउटपुट इंक्रीज होगा, इनकम इंक्रीज होगी, तो फर्दर इमीडिएटली इंक्रीज होगा आपका इन्वेस्टमेंट, या फिर जो इमीडिएट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ है उससे आपका आउटपुट इंक्रीज होगा। तो चलो ये भी ठीक है। नेक्स्ट वन आप करते हैं इसकी क्रिटिसिज्म। जो इसकी क्रिटिसिज्म है वही बेस्ड है इसकी अजम्पशंस पे, तो हम यहाँ पे डीप नहीं करने वाले,
हम यहाँ पे सिर्फ मेन थ्रस्ट करने वाले हैं, जो उनका मेन पॉइंट है। नंबर 1, कैपिटल आउटपुट रेशियो नॉट कांस्टेंट। देखो इन्होंने माना है कि एक्सेलेरेटर प्रिंसिपल में कैपिटल आउटपुट रेशियो कांस्टेंट रहता है। तो रियल वर्ड में देखो एक ये आज डायनेमिक वर्ड होता है, इसमें क्या है, चेंजेस इन एक्सपेक्टेशन बिजनेस विद रिगार्ड टू प्राइजेस वेजेस इंटरेस्ट में भी अफेक्ट द फ्यूचर डिमांड एंड वेरी द कैपिटल आउटपुट रेशियो। तो कैपिटल आउटपुट जो रेशियो है कांस्टेंट रहना स्वाभाविक नहीं है, तो इसलिए ये एजम्पशन फेल है। नेक्स्ट वन, रिसोर्सेज नॉट इलास्टिक। अब रिसोर्सेज नॉट इलास्टिक का मतलब इसमें ये है कि एक्सेलेरेटर के अकॉर्डिंग जो रिसोर्सेज हैं वो इलास्टिक होते हैं, मतलब ईजिली अवेलेबल होते हैं, लेकिन सब केस में ऐसा नहीं होता। सो रिसोर्सेज जो हैं वो इनइलास्टिक भी होते हैं। सो नेक्स्ट वन, आइडल कैपेसिटी इन प्लांट्स। देखो इन्होंने माना कि यहाँ पे एक्सेस, ना तो एक्सेस कैपेसिटी है और ना ही आइडल कैपेसिटी है। तो यहाँ पे अगर हम रियल सेंस में पूछें तो हर एक प्लांट में आइडल कैपेसिटी तो होती है। आइडल कैपेसिटी मीन्स लाइक कई बार कोई मशीन वर्क नहीं कर रही होती अपनी फुल कैपेसिटी से, कई बार जो वर्कर्स हैं वो फुल एफिशिएंटली काम नहीं करते, तो एक आइडल कैपेसिटी तो होती है प्लांट में। नेक्स्ट वन, सप्लाई ऑफ क्रेडिट नॉट इलास्टिक। जो सप्लाई ऑफ क्रेडिट इन्होंने माना है इलास्टिक होती है, ऐसा नहीं है। सो नॉट इलास्टिक, सो दैट। और नाउ नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन, निगलेक्ट प्रॉफिट एज अ सोर्स ऑफ इंटरनल फंड। अब ये क्या कहते हैं, जो प्रॉफिट होता है वो इंटरनल फंड से नहीं आता, मतलब जो प्रॉफिट है, इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉफिट चाहिए, वो एक एक्सटर्नल फंड पे डिपेंड करता है। सो दैट इन्होंने निगलेक्ट किया है प्रॉफिट एज अ सोर्स ऑफ इंटरनल फंड। नेक्स्ट वन, निगलेक्ट द रोल ऑफ एक्सपेक्टेशंस। देखो इन्होंने जो एक्सपेक्टेशन के रोल हैं वो भी निगलेक्ट कर दिए, और बल्कि केंज जो है वो मेनली कंसर्न करता है एक्सपेक्टेशंस पे, मतलब फ्यूचर एक्सपेक्टेशन हमारी बहुत ज़रूरी है कि एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इन्होंने रोल ऑफ एक्सपेक्टेशन को ही निगलेक्ट कर दिया। और अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर। तो यूजीसी नेट पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिफरेंस भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब ये आपको रिकॉल करा देगा दोनों ही चीज़ें, रिकॉल कराएगा मल्टीप्लायर के बारे में भी और एक्सेलरेटर के बारे में भी। नंबर 1, मल्टीप्लायर मेजर द इफेक्ट ऑन चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो सिंपल लैंग्वेज में चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई, मतलब इन्वेस्टमेंट के चेंज होने से हाउ मच चेंज टेक प्लेस इन इनकम। दूसरी तरफ जो एक्सेलरेटर है वो कहता है इफेक्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ड्यू टू चेंज इन इनकम। तो इनकम के चेंज होने से इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज होता है, तो ये बता रहा है एक एक्सेलरेटर। और दूसरा, जो वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर है वो डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ एमपीसी पे, मतलब पॉजिटिवली रिलेटेड है। और दूसरी तरफ जो त्वरक है, मतलब जो एक्सेलरेटर है, इट्स डिपेंड ऑन द कैपिटल आउटपुट रेशो। तो ये कैपिटल आउटपुट रेशो पे डिपेंड करता है। चलो नेक्स्ट, जो वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर है वो गवर्न होता है साइकोलॉजिकल फैक्टर से, और दूसरी तरफ जो त्वरक मतलब जो एक्सेलरेटर है वो गवर्न करता है टेक्निकल फैक्टर से। और नेक्स्ट वन, जो मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट है वो है कॉन्सेप्ट रिलेटेड है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट से, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। और जो त्वरक मतलब जो एक्सेलरेटर का सिद्धांत है वो जुड़ा हुआ है इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, मतलब प्रेरित निवेश से। और जो स्वायत्त निवेश है मतलब ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ये जुड़ा हुआ है मल्टीप्लायर से। ओके नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन, दैट इज मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर टुगेदर कॉल्ड। अगर ये दोनों ही एक साथ काम करते हैं तो इनको बोलते हैं सुपर मल्टीप्लायर, और ये कॉन्सेप्ट दिया था JR हिक्स ने। चलो अब हम करते हैं सुपर मल्टीप्लायर जो दिया था JR हिक्स ने। तो इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लायर एक्सेलरेटर इंटरेक्शन भी बोलते हैं। तो ये टर्म्स सबसे पहले डिस्कस किया था JR हिक्स ने इन हिज बिजनेस साइकिल। हम करेंगे इस थ्योरी को डिस्कस डीपली अपने बिजनेस साइकिल की थ्योरीज में। सो इन ऑर्डर टू मेजर द टोटल इफेक्ट ऑन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑन इनकम, हिक्स हैज़ कंबाइंड the multiplier and accelerator mathematically and given it the name super multiplier। तो यहाँ पे अपने
चेंज इन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑन इनकम, जो इफेक्ट है उसको दर्शाने के लिए, उसको रिप्रेजेंट के लिए करने के लिए हिक्स ने यूज़ किया दोनों का इंट्रैक्शन, मतलब मल्टीप्लायर का और एक्सेलेरेटर का। सो ये वाली लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द मल्टीप्लायर एंड द एक्सेलेरेटर इज कॉल्ड लीवरेज इफेक्ट। तो इन दोनों का इफेक्ट, दोनों का कंबाइंड उसको बोलते हैं लीवरेज। एंड नेक्स्ट वन, सुपर मल्टीप्लायर इज वर्क आउट बाय कंबाइनिंग बोथ इंड्यूस कंजप्शन एंड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। तो मतलब ये दोनों चीज़ों का कंबाइंड है, एक इंड्यूस कंजप्शन का भी और इंड्यूस इन्वेस्टमेंट का भी। तो इंड्यूस कंजप्शन का मतलब ये हो गया कि चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई, मतलब MPC, और इंड्यूस इन्वेस्टमेंट का मतलब चेंज इन आई अपॉन चेंज इन वाई, मतलब MPI, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट। और नेक्स्ट वन, हिक्स ने अपने कॉन्सेप्ट को दो भागों में डिवाइड किया, दैट इज इन्वेस्टमेंट टू कंपोनेंट्स, दो इन्वेस्टमेंट में, एक तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और दूसरा इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। अब ये दोनों चीज़ों का इंट्रैक्शन कैसे, जो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट है इसका तो रिलेशन है एक्सेलेरेटर से, और जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है इसका रिलेशन है, ये जुड़ा हुआ है मल्टीप्लायर से। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आ भी चुका है कि जो एक्सेलेरेटर प्रिंसिपल है वो किसके जुड़ा हुआ है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट या फिर इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। और इसमें जो इन्वेस्टमेंट फंक्शन है वो इस टाइप का बन जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी फर्दर हम डिटेल में स्टडी करेंगे अपने बिजनेस साइकिल में भी। दोस्तों आज के लिए इतना ही, क्योंकि आज हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर 19, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक 4। अब यहाँ से भी दो क्वेश्चन की एटलीस्ट, यहाँ से दो क्वेश्चन की श्योरिटी पक्की है इस वीडियो से, क्योंकि यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं थ्योरीज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, और उसमें हम ये 4 थ्योरीज, मतलब एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस, रिलेटिव इनकम, परमानेंट इनकम, लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। और एक थ्योरी हम करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री, जो थ्योरी है दैट इज़ कुजनेट की थ्योरी, जो भी कंजप्शन फंक्शन से जुड़ी हुई है। चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। थैंक यू।